हेलो स्टूडेंट्स, मैं राहुल शर्मा आप सभी का विवेकानंद स्कूल की ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूं। हम यहाँ कक्षा 7 की क्लास के बारे में क्लास के सेकंड चैप्टर के बारे में पढ़े। अपन ने फर्स्ट चैप्टर के बारे में देख लिया था, पादपों में पोषण। अब अपन सेकंड की बात करते हैं, जंतुओं में पोषण। तो किस प्रकार से जिस प्रकार पादपों में स्वपोषी और विषम पोषी की पोषण की बात की थी अपन ने और पोषक पदार्थों की बात की थी, उसी प्रकार पादपों में भी पोषण की बात, जंतुओं में भी अपन पोषण की बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि जैसे आपने वाहक पोषक पदार्थों के बारे में देखा था कि अपने शरीर के लिए 7 प्रकार के पोषक पदार्थ आवश्यक होते हैं। तो जंतुओं में तो 7 ही होते हैं, लेकिन पादपों की बात करते हैं तो पादपों में लगभग 17 प्रकार के पोषक पदार्थों की आवश्यकता होती है। यहाँ अपन जंतुओं में पोषण की बात कर रहे हैं। इससे पहले अपना एक चैप्टर फिनिश हो गया है। जिसने भी वो फर्स्ट चैप्टर नहीं देखा है, पहले प्लेलिस्ट में जाकर आप वो फर्स्ट चैप्टर देखिए, तब आपको आगे का समझ में आएगा कि सर क्या पढ़ा रहे हैं। और बात रही काम की, तो आपको क्या करना है, फर्स्ट चैप्टर के जो पीछे के क्वेश्चन आंसर है वो क्वेश्चन आंसर आपको करने हैं। यदि किसी को कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो क्वेश्चन की फोटो खींच के मेरे को सेंड कर सकता है। नीचे मेरे नंबर आपको दिए गए हैं, वीडियो के जस्ट नीचे दिए हुए हैं, तो आप वहां से उस क्वेश्चन की फोटो खींच के भेजते हो ताकि मेरे को पता चल जाए कि सर ये क्वेश्चन मेरे से नहीं हुआ है या मेरे को नहीं आया है, मेरे को नहीं मिला है। जो भी आपकी प्रॉब्लम हो, पहले अपन प्रॉब्लम सोल्व करें। उसके बाद में अपन बात करते हैं सेकंड। हाँ, कॉपी में करना है, ध्यान रखना, फर्स्ट चैप्टर आपको कॉपी में करना है। अपन सेकंड चैप्टर की बात करते हैं, जंतुओं में पोषण। तो पोषक पदार्थ तो वही आवश्यक होंगे जो अपन को क्या करते हैं, जो अपने शरीर के लिए जितने भी आवश्यक थे वो 7 प्रकार के कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज लवण, विटामिन, जल और खाद्य रेशे। यहां अपन बात करते हैं कि भोजन का अंतःग्रहण कैसा होता है। भोजन का, मानव में भोजन का अंतःग्रहण। अंतःग्रहण का मतलब होता है कि मानव किस प्रकार भोजन को अपने शरीर के अंदर लेता है। तो अपन को सभी को पता है कि मानव और जंतुओं में भोजन का जो अंतःग्रहण होता है वो मुख गुहा द्वारा होता है। कि क्या करते हैं, वो मुंह से ही अपने भोजन को ग्रहण करते हैं। तो आप इसमें लिख सकते हो कि मानव में भोजन का अंतःग्रहण मुख गुहा द्वारा होता है। बहुत से ऐसे आपको जीव मिलेंगे जिनका अंतःग्रहण क्या होता है, अपनी त्वचा के द्वारा भी किया जाता है। अमीबा जिसे बात करते हैं। तो जैसे मैं आपको एक अमीबा के बारे में यहाँ बता देता हूँ। अमीबा की आपने पिछली क्लास में पढ़ा भी होगा कि अमीबा जो होता है इस टाइप का जीव होता है जिसकी आकृति कोई निश्चित नहीं होती। और ये क्या करता है, जैसे भी कोई अगर ये मान लो कि ये इसका भोजन है, इसको खाने के लिए इसका भोजन मिल गया, तो ये क्या करता है, अपने इन्हीं त्वचाओं को ऐसे सूंड की जैसे आकृति बना लेगा मुख गुहा के दौरान, और ये मिलाता मिलाता यहाँ से बंद करके शरीर के अंदर ले लेता है, जिससे अपन कूटपाद कहते हैं। तो ये जो अमीबा होता है भोजन का अंतःग्रहण अपनी त्वचा से करता है। लेकिन अपन बात किसकी कर रहे हैं, मानव की कर रहे हैं। तो मानव की कर रहे हैं तो इसमें क्या लिखेंगे अपन, मानव में भोजन का अंतःग्रहण मानव में भोजन का अंतःग्रहण मुख गुहा द्वारा होता है। किसके द्वारा होगा, मुख गुहा द्वारा भोजन का क्या किया जाता है, अंतःग्रहण किया जाता है। अब मानव में क्या किस प्रकार अंतःग्रहण, जैसे अंतःग्रहण मैंने भोजन खा लिया, अब भोजन खाने के बाद में क्या करते हैं, तो उस भोजन को दांतों से चबाते हैं। अब भोजन को दांतों से चबा दिया तो चबाने के बाद में वो भोजन क्या होगा, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, और छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गया तो अब उसका क्या हो जाएगा, पाचन होना स्टार्ट हो जाएगा।
देखो मैं आपको एक चीज यहाँ आपको एक टॉपिक बताते हैं कि यहाँ मुख्य गुहा से और पीछे जहाँ गुदा नाल तक जहां से अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं, ये पूरा एक पाइप होता है और उस पाइप को अपन क्या कहते हैं, आहार नाल कहते हैं। तो उस आहार नाल में क्या होगा, भोजन का पाचन होगा। अंतःग्रहण तो हो गया कि हमने अंदर तो ले लिया, अब अंदर जाने के बाद में उस भोजन का क्या होगा, तो उस भोजन का क्या होगा, पाचन होगा। तो मैं यहां आपको लिखता हूं भोजन का पाचन। तो देखिए अपने पास क्या था कि मान लो कि ये अपनी क्या थी, चपाती थी, रोटी थी, और अपन ने क्या किया, इस भोजन को इसको अपन ने क्या किया, मुख्य गुहा के दांतों की सहायता से इसको क्या कर दिया, चबा चबा कर छोटे छोटे भागों में तोड़ दिया, और छोटे छोटे भागों में तोड़कर वो शरीर के अंदर चला गया। अब उसका पाचन होना हो गया। तो बड़े से क्या होगा, अभी छोटे छोटे भागों में टूट रहा है, अभी छोटे छोटे भागों में टूट रहा है, तो इसको अपन ने क्या बोल दिया, भोजन का पाचन हो गया। तो ये क्या हो गया, इसको अपन बोल सकते हैं, ये जटिल पदार्थ था अपना, जटिल पोषक पदार्थ। कि वैसे अगर पूरी जैसे चपाती थी, उस चपाती को अपन अंदर तो ले ही नहीं सकते, तो वो क्या था, अपने लिए जटिल था, कहने का मतलब अपने पचाने के लायक नहीं था। तो उसको अपन ने क्या कर दिया, सरल पोषक पदार्थ में, जिसको अपन अब क्या कर सकते हैं, पचा सकते हैं, सरल में बदल दिया। तो ये क्रिया क्या कहलाएगी, सरल पोषक पदार्थ, सरल पोषक पदार्थ। अब इस क्रिया को अपन क्या बोल देते हैं, पाचन। तो आप यहां लिख सकते हैं कि जटिल पोषक पदार्थ से सरल पोषक पदार्थ में बदलने की क्रिया क्या कहलाएगी, पाचन कहलाएगी। यहां लिख देता हूं मैं, जटिल पोषक पदार्थ को सरल पोषक पदार्थ में बदलने की क्रिया क्या कहलाएगी, पाचन कहलाती है। हमने क्या कर दिया, इस जटिल पोषक पदार्थ को, मतलब बड़ी वाली चपाती थी, उसको कहां कन्वर्ट कर दिया, अपनी छोटी वाली चपाती, मतलब छोटे छोटे उसके टुकड़ों में अपन ने उसको बांट दिया है। तो इसलिए उसको अपन ने क्या बोल दिया, सरल पोषक। अब ये क्या हो सकता है, अपने शरीर में अवशोषण हो सकता है। तो भोजन के पाचन की परिभाषा क्या हो गई, जटिल पोषक पदार्थ को सरल पोषक पदार्थ में बदलने की क्रिया क्या कहलाएगी, पाचन कहलाएगी। ठीक है। तो यहां अगर अपन यहां भोजन का पाचन हो गया। अब अपन बात करते हैं मानव के पाचन की। जो अपन जंतुओं में आते हैं, तो अपने पाचन की बात करते हैं। तो हमने बात करी ही मानव में के पाचन कैसे होगा, जटिल से सरल में बदलेगा। अंतःग्रहण की बात कर ली अपन ने, अंतःग्रहण मतलब अंदर कैसे लेंगे, तो मुख गुहा द्वारा उसको अंदर ले लेंगे। तो इसमें पाचन में है ना, कुछ अंग भी शामिल है, कुछ अंग शामिल है और कुछ ग्रंथियां शामिल है। तो यहां से अपन को ये टेबल बनानी है कि यहाँ तो पाचन में कौन कौन से अंग होते हैं, और यहाँ जो अपने पाचन में कौन कौन सी ग्रंथियां होती है। तो देखिए, पहली अगर अपन बात करते हैं, तो पहली जो ग्रंथि होगी अपनी, पहली अंग होगा वो कौन सा होगा, मुख्य गुहिका, पहला वाला अंग। ठीक है। दूसरा वाला अंग कौन सा होगा, अपना ग्रसिका। तीसरा वाला अंग कौन सा होगा, अपना आमाशय। चौथा वाला अंग क्षुद्रांग, जिसे अपन बोलते हैं छोटी आंत। और बृहद्रांग,
इसे अपन बोलेंगे बड़ी आंत। और एक और होता है, किसी को नहीं दिख रहा है तो मैं इधर लिखता हूं मलाशय या गुदा। क्या होगा? मलाशय या गुदा। 1 2 3 4 5 जो होते हैं इसमें अंग सॉरी 6 शामिल है। 6 अंग जो होते हैं अपने शरीर में शामिल होते हैं। कौन कौन से? मुख्य गुहिका, ग्रसिका, आमाशय, क्षुद्रांत, वैद्रांत्र और मलाशय या गुदा। अब यहाँ अपन बात करेंगे कुछ ग्रंथियों की। तो अपने शरीर में कौन कौन सी ग्रंथि होती है? एक तो होती है लार ग्रंथि। आपकी बुक में लाला ग्रंथि दे रखी है तो उसको काट लेना है। लाला की जगह क्या करना है? लार ग्रंथि करना है, मिस प्रिंटिंग है। और इसको अपन दूसरी बात करेंगे यकृत, और तीसरी अपन बात करेंगे यहाँ अग्नाशय। तो ये 3 प्रकार की जो ग्रंथियां होती है अपने शरीर में पाचन की क्रिया में सहायक होती है। आप सभी को पहले तो इसको छापना है। इसके छापने के बाद में अपन मुख्य गुहिका के बारे में बात करेंगे कि मुख्य गुहिका जो होती है कहाँ से स्टार्ट होती है और इसमें क्या होता है। तो ठीक है, इससे आगे अपन देखते हैं फर्स्ट जो अपना टॉपिक आता है वो आता है मुख्य गुहिका। तो देखो मुख्य गुहिका जो है यहां से स्टार्ट होगा। तो यहां जो मुख होता है 2 होठों से घिरा है। मुख्य गुहिका कहाँ है? क्या है? 2 होठों से घिरा हुआ है। और इस 2 होठों के अंदर वाला जो पार्ट है उसको अपन ने क्या बोल दिया? मुख्य गुहिका। और उस मुख्य गुहिका में क्या उपस्थित है? जीभ उपस्थित है। जीभ क्या है? मुख्य गुहिका के अंदर उपस्थित है। जो नीचे है ना एक आधार से जुड़ी होती है जिससे अपन बोलते हैं फ्रेनुअल लिगुअल। क्या बोलेंगे? फ्रेनुअल लिगुअल। और इस मुख्य गुहिका में चारों तरफ क्या होते हैं? दांत उपस्थित रहते हैं। तो जैसे मैं यहाँ अगर आपको सभी को दांतों के बारे में बताऊं तो देखिए, दांतों के बारे में अगर अपन को देखना है तो यहां से देखो दांत जो होते हैं अपने 2 प्रकार के दांत होते हैं। एक तो कह सकते हैं अस्थायी दांत, अस्थायी दांत। इनको दूसरा नाम दिया गया है दूध के दांत। और दूसरा जो है अपना है कौन से है? स्थायी दांत। ठीक है। अब देखो ये दांत जो होते हैं, दांत की बात करते हैं अपन, तो दांत कितने प्रकार के होंगे? अपने 2 प्रकार के होंगे। एक तो अस्थायी दांत जो क्या होते हैं शुरुआत की अवस्था में बच्चे के आते हैं, फिर थोड़ी उम्र जैसे 7 या 8 साल होती है और उसके वो दांत उखड़ जाते हैं, उसके बाद में दूसरे नए दांत आते हैं। तो जो शुरुआत के जो दूध के दांत थे उन दांतों को तो अपन ने क्या बोल दिया? अस्थायी। मतलब इनका तो ऊपरना तय है, मतलब ये टिक नहीं रहे यहाँ से, अभी चले जाएंगे, जिन्हें अपन ने क्या बोल दिया? दूध के दांत। और जो दोबारा जो 8 साल के बाद में जो दांत आ रहे हैं उन दांतों को अपन क्या बोलते हैं? स्थायी दांत। अब ये दांत जब तक ये मरेगा तब तक क्या रह जाएंगे? परमानेंट। ऐसा नहीं है वो टूट भी जाते हैं किसी कारणवश, लेकिन कहने का तात्पर्य है कि अब दोबारा इसके अगर ये दांत उकड़ गए तो वो दांत दोबारा नहीं आने वाले। तो जो दांत दोबारा नहीं आते हैं उन्हें क्या बोलते हैं अपन? स्थायी दांत कहते हैं। तो अब जो यहाँ अपन को दांतों के तो 2 प्रकार तो पता चल ही गए कि कौन कौन से दांत होते हैं। अब यहाँ दांतों के प्रकार बात करेंगे, कितने प्रकार के होते हैं। ये तो 2 टाइप के थे, ठीक है, इनके आने के आधार पर। अब अपन इसके बात करते हैं कितने प्रकार के होंगे, तो ये 4 प्रकार के होते हैं। यहां से अपन को टॉपिक लिखना है दांतों के प्रकार। तो दांतों के पहले जो दांत होंगे वो रदनक दांत होंगे।
कर्तनक, दूसरा रदनक, तीसरा अग्रचरणक और चौथा चरणक। ये 4 प्रकार के दांत होते हैं। देखो ऊपर के ऊपर के जो 4 दांत और नीचे के जो 4 दांत होते हैं, सामने वाले जो अपन को चौड़े चौड़े दिखाई देते हैं, उन दांतों को तो अपन क्या कहते हैं, कर्तनक दांत कहते हैं। और उसके बाद में जो अपने हल्के हल्के से नुकीले जो दांत होते हैं उनके पास वाले, ये तो ऊपर के इधर के 2 दांत, इधर के 2 दांत, नीचे के 2 दांत और नीचे के इधर के 2 दांत, ये चारों दांत क्या होंगे, सामने जो अपन को फ्रंट में बिल्कुल सीधे दिखाई देते हैं, उनको तो अपन क्या कहते हैं, कर्तनक दांत। फिर उसके थोड़े बाद में इधर की साइड 2 ऊपर 2 नीचे दांत, वो जो हल्के हल्के से नुकीले वाले दांत होते हैं, उन दांतों को अपन क्या कहते हैं, रदनक दांत कहते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद में जो साइड में उन्हीं के पास में लगे हुए जो दांत होते हैं उनको अग्रचरणक, और जो अंत के जो दांत होते हैं उनको अपन क्या कहते हैं, चरणक जो दांत कहते हैं। तो इस प्रकार जो दांत जो होते हैं अपने कितने होते हैं, 4 प्रकार के दांत होते हैं। इसके बाद में जो अपनी पार्ट आता है वो कौन सा आता है, ग्रैसिका वाला पार्ट आता है। पहले अंग की अपन ने बात कर ली, पहला अंग कौन सा था, मुख्य गुही का, और दूसरे की अपन बात कर रहे हैं तो कौन सा हो गया, ग्रैसिका हो गया। देखो ये एक तरह से क्या है, ये यहां से अगर मैं डायग्राम बनाता हूं तो ये जो पाइपनुमा संरचना चल रही है, इस पाइपनुमा संरचना को अपन ने यहाँ क्या कह दिया, ग्रैसिका कह दिया। देखो ये वाला जो पार्ट है इसमें क्या होगा कि ये अपनी श्वास नली, मतलब जहां से अपनी ऑक्सीजन शरीर के अंदर जाएगी, और एक होती है ग्रास नली जहां से अपना शरीर में भोजन जाता है, खाना जाता है। तो उन दोनों को अलग करने का पार्ट, उन दोनों को अलग करने का कार्य एक संरचना होती है यहाँ पे, जिसे अपन कहते हैं ग्रैसनी। क्या कहेंगे, ग्रैसनी। तो श्वास नली और ग्रास नली, मतलब जहां से भोजन जाएगा ग्रैसिका ये वाला पार्ट, और जहां से श्वसन जाएगी मतलब ऑक्सीजन जाएगी उसको, उन दोनों पार्टों को एक यहाँ पे भाग होता है जिसे अपन क्या कहते हैं, ग्रैसनी। तो ये अपने कोर्स में नहीं दे रखा है तो इसको नहीं करेंगे, अपन करेंगे इसको। तो जो ये लंबा वाला पाइप है, इस पाइप को अपन क्या कहते हैं, ग्रैसिका। ये वाला पाइप क्या करता है, ये वाला अपना अगला वाला इस टाइप का पार्ट आएगा जिसे अपन अमाशय कहेंगे। इस वाले पूरे पार्ट को क्या कहेंगे, अमाशय कहेंगे। तो इस अमाशय को और मुख्य भ्रुवा को, दोनों को जोड़ने का कार्य कौन करती है, ग्रैसिका करती है। ठीक है। तो ग्रैसिका जो है किस किस को, मुख्य गुहिका को और अमाशय को जोड़ने का कार्य करती है। आप सभी को यहाँ तक दोनों अंगों के बारे में अब अपन नेक्स्ट जो है अगली क्लास में देखेंगे, लेकिन उससे पहले क्या करना है, आपको पूरा याद करना है, पूरा देखना है। क्यों, क्योंकि तभी आपको समझ में आएगा। इससे पहले का अगर आपको याद है तो कल फटाफट आपको समझ में आ जाएगा। थैंक यू। और फर्स्ट चैप्टर की आपको आंसर करनी है।